सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपनी खुद से एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं इन वेरियस बजट को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में भी इजी रहेगा। बेटा हम बात करते हैं सेल्स बजट की। देखो मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट लिए हैं, ए, बी और सी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। कंपनी एक प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्शन नहीं करती, उसके आगे बहुत सारी ऑप्शन है। आपको भी पता है, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज पता है। अमूल की बात कर लो तो अमूल के कितने प्रोडक्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चले जाओ, कितने प्रोडक्ट हैं एक ही कंपनी के। तो उसी वे से यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लेके बात करी है। सबसे पहले क्या होगा, एस्टिमेशन, मतलब किसका एस्टिमेशन, सेल का, कि आपकी जो रिक्वायर्ड सेल्स है, एस्टिमेटेड सेल्स हैं, वो कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है यहाँ पे। तो एस्टिमेटेड सेल्स जो आपकी एक ऑलरेडी मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखी है अपने प्रॉफिट बेसिस को लेकर कि हमारी नेक्स्ट ईयर की सेल्स इतनी होनी चाहिए। ये बेटा प्लानिंग है, बजट है, एक्चुअल नहीं है। दिस इज द एस्टिमेशंस। तो एस्टिमेटेड सेल्स के अंदर मैं अपनी तरफ से यूनिट लेके चल रहा हूँ कि 10,000 यूनिट्स आपने प्लान करा है ए प्रोडक्ट का, 12,000 यूनिट्स बी प्रोडक्ट को लेकर, और 15,000 यूनिट से सी को लेकर। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं इसका जो सेल प्राइस है, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, सेल प्राइस से, इनटू सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस। ये हमने यहां पर सिर्फ एस्टिमेशन करी है 10,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स और 15,000 यूनिट्स। ठीक है, अब इनका सेल प्राइस अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा सेल प्राइस किस में होगा, रुपीज के अंदर। तो रुपीज अगर हम यहाँ 35 रुपीज ले लेते हैं अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करने के लिए, 35 रुपीज, इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड करा ऐसे 25 ले लें, और तीसरे का बेटा से रुपीज 22 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड सेल कितनी मिलेगी, एक्सपेक्टेड ग्रॉस सेल रुपीज के अंदर, एक्सपेक्टेड ग्रॉस सेल। बड़ा छोटा सा इश्यू है बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना आपने सेलिंग प्राइस से, तो आपको ये रुपीस के अंदर मिल जाएगी। अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 को, तो यू विल गेट द 3,50,000 रुपीज ए प्रोडक्ट की सेल। देन अगर हम इसको 12 इंटू 25 करेंगे बेटा, यू विल गेट द रुपीज 3 लाख रुपीज। और उसके बाद अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 को, तो अराउंड ये मिल जाएगा आपको 3,30,000। तो बेटा ये क्या आ गया, आपकी एक्सपेक्टेड ग्रॉस सेल। तो आप बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हो, +1 से पढ़ते आ रहे हो, एक ट्रेड डिस्काउंट होता था। ये किसको मिलता बेटा, सप्लायर। और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बल्कि इसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। ठीक है, से हम बात करते हैं 20%। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड डिस्काउंट को, किसका ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस एक्सपेक्टेड सेल का, 3,50,000 का 20% क्या हो गया, 70,000। ठीक है, फिर 3 लाख का 20% यह आ जाएगा आपका 60,000, और 3,30,000 का 20% आ गया 66,000। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगी आपको, नेट एक्सपेक्टेड सेल। बेटा यही डाटा आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मिलेगा। तो आपका इससे क्या बन गया, सेल बजट। तो आपको 3 लाख में से अगर 70,000 माइनस करना पड़ता है बेटा, यू विल गेट द 2,80,000, देन 2,40,000 एंड 2 लाख, ये आ जाएगा आपका 2,64,000।
तो बेटा ये आ गया आपकी नेट एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है, रुपीस के अंदर। बेटा आगे जो बजट्स बनेंगे आपके साइमल्टेनियसली इसी के ऊपर बेस्ड हैं सारे, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको ऑलरेडी यूनिट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वट एवर जो भी गिवन होगा वो मल्टीप्लाई करा, ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, यू विल गेट द नेट एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है। ये आ गया आपकी 2,80,000 एंड 2,40,000 एंड 2,64,000 फॉर 3 प्रोडक्ट A, B एंड C, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट बजट, सेल्स बजट। इसमें प्रोडक्ट 1 भी होगा, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5, वट एवर द आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको लेकर आप एक एस्टिमेशन जनरेट करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बजट जो है आपका दैट इज व्हाट, प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट के लिए अगला जो बजट आपका वो है प्रोडक्शन बजट। अब कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यहां फिर से हम बात करते हैं आपके प्रोडक्शन बजट के अंदर। ये बेटा किस में मिलेगा आपको, क्वांटिटी के अंदर, कि हाउ मच यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड, बजटेड प्रोड्यूस्ड। तो यहां भी फिर 3 प्रोडक्ट आपके, प्रोडक्ट ए आ जाएगा, प्रोडक्ट बी आ जाएगा और प्रोडक्ट सी आ जाएगा, ए बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट। वही सेम एग्जाम्पल को कैरी करते हम बेटा। आप एक ही एग्जाम्पल को लेकर आगे से आगे आपको सारे के सारे बजट इसी में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट है आपके पास, एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स के अंदर रुपीस में निकाली थी हमने, पर आपने यूनिट्स भी अज्यूम करे थे यहाँ पे। तो एस्टिमेटेड सेल्स के जो यूनिट्स हैं वही सेम ले लें, 10,000, 12,000 और एक लिए थे आपने 15,000, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है बेटा, स्टॉक का, ठीक है। तो यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक किसको बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर और सेलर एट द एंड ऑफ द ईयर। बेटा वो बच जाती हैं गुड्स, बचाई नहीं जाती, ठीक है। उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करते आप, क्योंकि सेलर का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। बट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो यूनिट्स है, यू हैव टू कीप द सम यूनिट्स इंटेंशनली। आपको कुछ एक यूनिट्स अपने लिए, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अपने पास रखने पड़ते हैं पहले से ही। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, पेरिशेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। बट फिर भी इसके अंदर तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। डिजायर्ड क्लोजिंग मतलब ये जो स्टॉक है कॉस्टिंग के अंदर बेटा, दिस स्टॉक इज टू बी मेंटेन बाय द एवरी प्रोड्यूसर डिजायर्ड इंटेंशनली, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। इसको डिजायर प्रॉफिट भी बोल देते हैं हम नॉर्मली। से मैं अज्यूम कर लेता हूं आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर क्या है, 30% ऑफ सेल्स, कि जितनी आप सेल्स की प्लानिंग कर रहे हो उसका 30% यू हैव टू कीप एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इंटेंशनली। तो बेटा 10,000 का 30% क्या हो गया, 3,000, मतलब 3,000 यूनिट्स आपको अपने पास एज अ रिजर्व, एज अ स्टॉक रखने पड़ेंगे, एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर 12,000 का बेटा ये आ गया 36,000। 36,000 के बाद अगर हम 15,000 का 30% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,500, ठीक है। तो बेटा ये आपका डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको आपने अपने पास खुद से मेंटेन करना है। मींस आपके पास कितने सेल भी करनी है आपको और ये स्टॉक भी मेंटेन करना है। अब आपको टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे, टू बी प्रोड्यूस 13,000 और 15,600 और 19,500 यूनिट्स। ये क्या होगी बेटा आपकी, जो आपको प्रोडक्शन करनी है। पर
आपके पास ऑलरेडी वेयर हाउस के अंदर कुछ एक स्टॉक आपने ऑलरेडी भी, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, वो क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। अगर जो आपने स्टॉक ऑलरेडी मेंटेन कर रखा उसको कैरी करोगे नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर क्या होगा, से, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, इसको आपको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पर आपके पास ऑलरेडी भी स्टॉक है, जिसको आप क्या नाम देंगे अब, ओपनिंग स्टॉक। एक पर्टिकुलर टाइम का ये क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, बट अगले टाइम के लिए क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब ये आपके पास यूनिट्स आपको चाहिए, इतने आपको मेंटेन करने हैं, मतलब अपने पास स्टॉक में रखने हैं, और ये ऑलरेडी जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो आपके पास इन हैंड ऑलरेडी स्टॉक था, से 2000 यूनिट्स ऑलरेडी थे, और उसके बाद 2500 यूनिट्स खुद से अज्यूम कर रहा हूं, क्वेश्चन में दिए होंगे, इतने फर्क है, और 3000 यूनिट्स। ठीक है, अपनी मर्जी से आप ये नहीं कि हाँ जी कुछ भी यूनिट्स लेके चलोगे, ये ऑलरेडी आपके पास यूनिट्स होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा इसके बाद इनको जब आप डिडक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है ये, ठीक है, ये चाहिए, ये मेंटेन करने हैं, ये ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, उस पीरियड के लिए आपको कितनी प्रोडक्शन चाहिए, तो यहां से जब आप डिडक्ट करोगे तो बेटा आ गया 11,000 यूनिट्स आपको करंट पीरियड के अंदर प्रोड्यूस करने हैं, यह आ जाएगा 13,100 यूनिट्स, और यह आ जाएगा 16,500 यूनिट्स। मतलब आपका प्रोडक्शन बजट का रिजल्ट क्या मिला आपको, कि आपको उस पीरियड के अंदर 11,000 यूनिट्स ए प्रोडक्ट, 13,100 यूनिट बी प्रोडक्ट, और 16,500 यूनिट फॉर सी प्रोडक्ट। बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला, एक नोट लिख के दे रहा हूं आपको, जो आपको बार बार क्वेश्चन में यूज होगा। केवल उस नोट के अंदर है क्या, एक फॉर्मूला था, बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है बेटा ये, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने यूज करा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मूला यहां भी यूज होता है, माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही यूज किया हमने, इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ठीक है, या इसकी बात करें हम कि प्रोडक्शन, अगर आप यहां पे अगर आपको फाइंड आउट करना है, सेल्स फाइंड आउट करनी है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, एक ही फॉर्मूला वैसे तो, प्लस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर प्लस क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। अब वॉट एवर जो भी मिसिंग होगा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों में से आपको सेल चाहिए या प्रोडक्शन चाहिए। बट बेटा बजट जो इसी वे से बजट बनेगा कि हाँ जी इसमें कितनी आपकी एस्टिमेटेड सेल्स थी, उसके बाद डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम करा खुद से 30% ऑफ सेल्स, माइनस ओपनिंग स्टॉक खुद से अज्यूम करे, और बेटा रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब आपको करंट पीरियड के अंदर कितने ही प्रोडक्शन करनी है, 11,000, 13,100 और 16,500। और एक नोट, ठीक है, इस नोट के थ्रू आपको मे बी ये चीज़ मिल जाएगी अगर आपको कई बार कोई चीज़ मिसिंग है तो। ठीक है, सो जो नेक्स्ट बजट है आपका इसी बेसिस के ऊपर, वो है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बजट। ठीक है, अगर हम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बजट की बात करें तो उस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बजट के अंदर, अब क्योंकि आपको प्रोडक्शन पता चल गई, प्रोडक्शन के बाद हमें क्या चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बजट, यूनिट तो पता चल गए, बट कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बजट।
तो बेटा जो रॉ मटेरियल है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है नॉर्मली? अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। हमने 3 प्रोडक्ट लिए हुए हैं ऑलरेडी, ए, बी और सी यूनिट्स, ठीक है। और रिक्वायर्ड प्रोडक्शन भी हमने फाइंड आउट कर ली। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ये आपने पिछले बजट में फाइंड आउट करा। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बजट से पहले हमने एक बजट मेंटेन करा था, प्रोडक्शन बजट। तो उसमें हमने उसका जो एंड आया था, कंक्लूजन आया था आपके पास, वो क्या था? रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स। तो वो बेटा आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करे थे 11,000 यूनिट्स, ठीक है। देन 13,100 यूनिट्स और 16,500 यूनिट्स, ठीक है। ये आपको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, सॉरी इतने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं। अब इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल, यहाँ पे मान के चलते हम कि डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल हमें यहाँ पे चाहिए। इसकी कैटेगरी है रॉ मटेरियल की, से हम बात करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कहता है एक एक्स रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड पर यूनिट, रिक्वायर्ड पर यूनिट से हम बात करते हैं यहां पे 3 kg। 11,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स जो रॉ मटेरियल है पर यूनिट कितना चाहिए? 3 kg। अगर आपको 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसमें जो एक एक्स नाम का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है बेटा, वो पर केजी कितना, सॉरी पर यूनिट कितना रिक्वायर्ड है? कहता 3 kg। और बी के लिए वही रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है? 2.5 kg। और बेटा सी के लिए 2 kg। तो रिक्वायर्ड कंजम्पशन कितनी होगी रॉ मटेरियल की? रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ एक्स मटेरियल। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई किया हमने, हमें एक्स मटेरियल कितना चाहिए ए प्रोडक्ट के लिए? 33,000 kg। और बी कितना चाहिए? 32,750 kg। मल्टीप्लाई किया आपने इन दोनों को और यहां से इसको मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये आ जाएगा 33,000 kg। मतलब आपको एक्स नाम का जो रॉ मटेरियल है इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 33,000 ए के लिए, 32,750 बी के लिए और 33,000, मतलब टोटल जो एक्स रॉ मटेरियल है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी आपके लिए? 90। इसको ऐड कर लो आप, 33 प्लस 32,750 प्लस इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल एक्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 98,750 kg। ये चाहिए हमें एक्स, ठीक है। इसी वे से रॉ मटेरियल से इसमें इसको प्रोड्यूस करने के लिए 2 रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहां भी अज्यूम कर लेते हैं हम रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ बाय रॉ मटेरियल से यहां चाहिए हमें 2 kg। यूनिट से ही है 11,000, ठीक है। 2 रॉ मटेरियल इसके लिए मेन है, एक्स और वाई। तो एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। अब बेटा वाई जो मटेरियल है वो कितना चाहिए? कहता ए को प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट क्या चाहिए हमें? 2 kg। बी को 1.5 kg और बेटा सी का हम अज्यूम कर लेते हैं 1 kg, ठीक है। तो यहां पर रिक्वायर्ड कंजम्पशन क्या हो जाएगी?
कहता रिक्वायर्ड कंजम्पशन। किसकी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं हम? रिक्वायर्ड कंजम्पशन। ये आपका रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ वाई पर यूनिट की बात हो रही है। जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया 2 kg, 1.5 kg और 1 kg। अब टोटल रिक्वायर्ड कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000 इंटू 2, 13,000 इंटू दिस एंड 16,000 इंटू दिस। तो बेटा इट कम्स 22,000 kg और 13,100 इंटू 1.5 kg कितना बन जाएगा? यह आ जाएगा 19,650 kg। ठीक है। और तीसरा बेटा 16,500 kg। ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये वाई। तो इसका अगर हम टोटल रिक्वायर्ड कंजम्पशन देखेंगे तो कितनी बन गई? इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये ऐड करके आ जाएगा आपका 22,000 प्लस 19,650 प्लस 16,500, ये आ जाएगा अराउंड बेटा 58,150। बेटा कैलकुलेशन साथ में कैलकुलेटर से कर लेना आप। ठीक है। ये आ जाएगा 58,150 kg। ये आपको एक्स रॉ मटेरियल चाहिए और ये आपको बाय रॉ मटेरियल चाहिए। किसको प्रोड्यूस करने के लिए बेटा? जो आपके 11,000 यूनिट ए प्रोडक्ट गए हैं, 13,100 यूनिट बी प्रोडक्ट गए हैं और सी के बेटा 16,500। सो इसके अंदर आपके पास जो कंक्लूजन मिला कि आपको एक्स रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 98,750 kg। और जो आपका बाय प्रोडक्ट है उसके लिए टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 58,150 kg। ठीक है। इस बजट का जो रिजल्ट है वो यही है, रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ एक्स रॉ मटेरियल एज वेल एज बाय रॉ मटेरियल। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बजट आता है आपका, उस बजट के अंदर परचेज बजट। किसको परचेज करना आपने? परचेज बजट किसका परचेज करने जा रहे हो? रॉ मटेरियल। तो बेटा नेक्स्ट परचेज बजट। किसकी परचेज? रॉ मटेरियल की। ठीक है। अब रॉ मटेरियल परचेज बजट, बेटा अब इसको परचेज भी करना आपने। ठीक है। तो फिर वही, अब आपके पास एक आ गया एक्स और एक आ गया वाई। ठीक है। ये क्या है? एक्स और वाई रॉ मटेरियल की नेचर के बारे में बात करी थी हमने कि हमें इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरह के रॉ मटेरियल चाहिए थे। दो टाइप्स थी रॉ मटेरियल की, एक्स एंड वाई। यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी थे। तो एक्स टोटल रिक्वायर्ड कितने थे केजी और वाई कितने थे केजी। अब इसको हमने कंज्यूम करना, कहता रिक्वायर्ड कंजम्पशन। रिक्वायर्ड कंजम्पशन। तो बेटा ए, बी और सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप कितनी तरह का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो? दो, एक्स और वाई। तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंजम्पशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी केजी के अंदर। तो एक्स के लिए कितनी थी चेक करो जरा, 98,750 kg। चेक कर लेना एक बार। और दूसरा बेटा 58,150 kg। ये रॉ मटेरियल आपको चाहिए। अब बेटा रॉ मटेरियल के अंदर भी आपको फिर से स्टॉक का इशू आएगा। ये आपने थर्ड सेम के अंदर ही पढ़ा था कि आप रॉ मटेरियल का अपने पास एक स्टॉक लेवल मेंटेन करते थे, चाहे वो मैक्सिमम लेवल था, चाहे वो मिनिमम लेवल था, चाहे वो एवरेज लेवल था, चाहे वेटेड एवरेज, व्हाटएवर जो भी था, मिनिमम लेवल था, डेंजर लेवल था, मैक्सिमम लेवल था। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही, मतलब आपके स्टोर के अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमेशा एज अ स्टॉक रहनी चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हैं? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, कि हमेशा आपके स्टोर के अंदर इतनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की चाहिए, तो इसको बोलते हैं डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक या डिजायर्ड प्रॉफिट। कहता है 30% ऑफ कंजम्पशन से, मैंने अज्यूम करा हुआ है 30% ऑफ कंजम्पशन आप नॉर्मली यही होता है, बट पेपर आपके क्वेश्चन के अंदर कितना है वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, तो कंजम्पशन तो आपने निकाली हुई है एक्स और वाई की। ठीक है, तो उसका 30% आपको उस कंजम्पशन का मेंटेन करना है, आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसी है। इसको आपने यूज नहीं करना है, आपके पास हर टाइम आपके पास एज अ स्टॉक होना चाहिए। तो 30% ऑफ 98,750 फाइंड आउट करो जरा, ये आ जाएगा आपका 29,625 29,625 kg। ये बेटा रॉ मटेरियल आपको अपने पास एज अ क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। उसी वे से 58,150 kg का 30%, तो ये अराउंड आ जाएगा 17,445 kg। ठीक है, मतलब यू हैव टू मेंटेन दिस मच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन योर स्टोर। ठीक है, फिर इसके बाद इनको ऐड अप करा आपने और ये कितना आ जाएगा, उसके बाद आप माइनस क्या करोगे यहां से टोटल करने के बाद, माइनस ऑलरेडी जो स्टॉक था, मतलब एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, या आप इसको ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। ये कौन सा बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग। बेटा ओपनिंग क्लोजिंग एक ही बात है, कभी वो ओपनिंग बनता है कभी वो क्लोजिंग बनता है। पिछले पीरियड के अंदर जो क्लोजिंग था, नेक्स्ट पीरियड के अंदर क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग बन जाएगा, जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर के अंदर है। तो इसका जो टोटल आएगा 1,20,000, ये जो आपने टोटल करा 1,28,375 kg। ठीक है, और दूसरा आ रहा है 75,595 kg। अब इसमें से आपके पास ऑलरेडी कितना पड़ा है ओपनिंग स्टॉक, जो आपके वेयर हाउस के अंदर ऑलरेडी है, से मैंने अज्यूम करा यहां पर 18,375 kg। ये ऑलरेडी स्टोरेज के अंदर, आपके स्टोर के अंदर रॉ मटेरियल पड़ा है एक्स, और उसी वे से वाई का भी हम अज्यूम कर लेते हैं 12,550 15 kg। तो बेटा यहां पर ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये आपको मेंटेन करना था, और ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा था माइनस। तो आपके पास जो रहेगा बैलेंस क्या बच गया, 1,10,000 kg। ठीक है, और दूसरा बन गया 63,000 kg। ठीक है, अब बेटा ये रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा, मतलब 1,10,000 kg और 63,000 kg, ये रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। उस पीरियड के अंदर आपको इतना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट थी 98,750 और 58,150, बट आपको एक डिजायर्ड मेंटेन भी करना पड़ेगा। हाँ 63,000 बेटा 80 है, ये आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इतना आपको परचेज करना है, तो बेटा आपका जो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको ये रुपीस में चाहिए, आपको परचेज करना है, आपको पे करना पड़ेगा। ये तो आपने क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली कि कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। ठीक है, आपने अपना बजट जैसे घर में बनाया है कि कितना ग्रॉसरी आपको परचेज करनी है, पहले आप क्या करते हैं, क्वांटिटी, क्या इतने केजी आपको शुगर चाहिए, इतने केजी आपको फ्लोर चाहिए, इतने केजी पल्सेस चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर मेकिंग द बजट कि हाँ जी ये आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है,
इसको आप कितने पैसे आपको परचेज करने के लिए चाहिए, मनी रिक्वायर्ड कितनी है बेटा, तो उसके रेट से मल्टीप्लाई करोगे आप तो विल गेट द रुपीज रिक्वायर्ड से। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने यहां से कि आपका जो रेट है, कहता है रेट पर केजी, रेट पर केजी, जो आपने एक्स और वाई को परचेज करना है उसका रेट है आपके पास से ₹3 पर केजी। ये जो आपके रुपीज हैं ये रुपीज में है, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको इंटू ₹3 पर केजी ले लिया मैंने, और दूसरा बेटा मल्टीप्लाई किसको करा, ₹4 पर केजी। ठीक है, तो इनको जो परचेज किया आपने, परचेज करना है बेटा, तो उसके लिए आपको एक्स रॉ मटेरियल के लिए पर केजी कितना स्पेंड करना पड़ेगा, ₹3, और वाई के लिए कितना परचेज करना पड़ेगा, ₹4। तो बेटा जो आपके पास रुपीज निकल के आएंगे, कहता रुपीज, इससे पहले केजी था, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, रुपीज, तो आ गया 3,30,000। ठीक है जी, 3,30,000 रुपीज। और दूसरा आ जाएगा आपके पास 0, 2, 3, 2 and 25। ठीक है, 2,52,320। तो बेटा इनको आप टोटल कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहां से 2,320 और 8 और 5, मतलब 5,82,320 रुपीज, 5,82,320 रुपीज आपको टोटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, टोटल परचेज जो आपको करनी है यहां पर इन रुपीज, किसकी, एक्स एन वाई रॉ मटेरियल की, तो वो है 5 लाख, कितने रुपीज आपको रिक्वायर्ड है, 5,82,320। ठीक है, उसके बाद ये फाइनलाइज किया आपने। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। ठीक है, अब बेटा आपको इसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर भी रिक्वायर्ड है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था आपके पास, रॉ मटेरियल। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लेबर। ए बी सी प्रोडक्ट हम ले रहे थे शुरू से ही, 3 प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा रिक्वायर्ड प्रोडक्शन क्या थी, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स। स्टार्टिंग से जो हमने फाइंड आउट किया रहा था प्रोडक्शन बजट के अंदर, तो आपको कितने यूनिट्स मिले थे, 11,000 पिछले यूनिट, जो एक ही एग्जांपल को लेके हम चल रहे हैं बेटा। फिर 13,100 यूनिट्स और 16,500 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके पास इसको प्रोड्यूस करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा लेबर का। ठीक है, टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम, ये आवर्स के अंदर ले लें हम कि मतलब कितने आवर्स लगेंगे एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेटा ए को प्रोड्यूस करने के लिए 0.2 आवर्स, देन 0.15 आवर्स, क्वेश्चन में दिए होंगे आपको जो भी, और मैंने जो ज्यूम करा वो ये, एंड 0.1 आवर्स। मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो ये रहा। ठीक है, पर यूनिट। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव आवर्स हम निकाल लेते हैं, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। तो बेटा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 0.2 आवर्स चाहिए, तो ए को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब टोटल क्या आ गया, 2200 आवर्स। मतलब अगर आपको 11,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो टोटल
प्रोडक्टिव आवर्स कितने चाहिए उसके लिए 2200 आवर्स। उसके बाद आ गया मल्टीप्लाई कर लो 13,100 इंटू 0.15 आवर्स, ये आगे 1965 आवर्स रिक्वायर्ड है प्रोडक्टिव आवर्स। और बेटा इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या मिल गया आपको 1650 आवर्स, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स क्या आ गया 2200 आवर्स, 1965 आवर्स, 1650 आवर्स। ठीक है। अब बेटा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है नॉर्मल आइडल टाइम का। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, नॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है बेटा, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स और वर्किंग आवर्स में बहुत ज्यादा फर्क है, पढ़ के आए हो पिछले उसमें। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जो टाइम इस टाइम के अंदर प्रोडक्शन नहीं होती है बट प्रोड्यूसर को बेटा इसके लिए पे करना पड़ता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 20% ऑफ वर्किंग आवर्स, 20% ऑफ वर्किंग आवर्स। तो बेटा वर्किंग आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर बड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है। तो 20% ऑफ वर्किंग आवर्स क्या होते हैं मतलब 25% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। ठीक है, या और करके आप लिख सकते हो 25% ऑफ प्रोडक्टिव, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्टिव आवर्स है ना कि वर्किंग आवर्स हैं। तो एक ही बात है 20% ऑफ वर्किंग आवर्स किसके इक्विवेलेंट होते हैं 25% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, या 20% क्या हो जाएगा 1/5 और 25% क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। तो प्रोडक्टिव आवर्स आपके पास हैं 2200 है 1965, इसका 1/4 या 25% निकाल लो, यू विल गेट 2200 आवर्स का 1/4 ये आ जाएगा बेटा 550 आवर्स, और 1965 का क्या आ जाएगा 491 आवर्स। ठीक है, और 1650 का क्या आ जाएगा 413 आवर्स। ये बेटा वो आवर्स हैं जिनमें प्रोडक्शन नहीं होगी बट प्रोड्यूसर को पे करना पड़ेगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्किंग आवर्स, इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे, नॉर्मल आइडियल टाइम क्लियर है आपको, ये कौन सा टाइम होता है बेटा, इसमें प्रोडक्शन नहीं होती है बट लेबर कॉस्ट जनरेट होती है। ठीक है, तो टोटल वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो टोटल वर्किंग आवर्स आ गया आपके पास 2750 आवर्स, ऐड किया इन दोनों को, और उसके बाद आ गया 2450, ठीक है 2456 आवर्स, और इसको ऐड करा बेटा तो आ गया ये 2013 आवर्स। ठीक है, ये आपको टोटल वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं हम कि आपको टोटल वर्किंग आवर कितने चाहिए। ए 11,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2750 आवर्स, बी को प्रोड्यूस करने के लिए 2456 आवर्स, और सी को प्रोड्यूस करने के लिए 2013 आवर्स चाहिए। ठीक है, अब बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपीज के साथ कि लेबर का रेट क्या है पर आवर, कहता रेट पर आवर, कौन सी रेट की बात कर रहे हैं हम, लेबर कॉस्ट की, लेबर रेट पर आवर। ठीक है, कहता एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 10, तो बेटा इसको रुपीज 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी रुपीज 10 और यहां भी रुपीज 10, ये क्या है पर आवर, कि अगर आपको आपकी जो लेबर कॉस्ट आ रही है बेटा रुपीज 10 पर आवर है, तो आपके पास टोटल वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लेबर कॉस्ट मिल जाएगी रुपीज, मल्टीप्लाई करा 27500 रुपीज 24560 एंड रुपीज 20130। तो बेटा दिस इज द टोटल लेबर कॉस्ट जो आपको
चाहिए इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट बजट्स थे, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप इन बजट्स को गो थ्रू करो। ठीक है, उसमें से एक तरह से मैंने जो एग्जाम्पल दिया इसी वे से दिया है। ठीक है, जो ये वाला एरिया बेटा हर बजट का वो कॉमन है, वैल्यूज चेंज होंगी तो वैल्यूज आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन में होंगी उसको फॉलो कर सकते हो। बट मेरा एग्जाम्पल लेने का एक ही मोटिव था कि ठीक है आपको प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर हो जाए। और इसका थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको ये बजट की टाइप्स भी बनानी पड़ेंगी। केवल एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि हाँ जी बजटरी कंट्रोल क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शनल बजट्स एंड ऑल दैट विद इमेजिनरी वैल्यूज, तो 15 नंबर के अंदर क्वेश्चन आपका ये बनता है क्लियर कट। ओके, थैंक यू बेटा। पहले ये करो आप क्वेश्चंस, उसके बाद हम विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।